नमस्कार साथियों, T4 टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और यह आज का हमारा पार्ट नंबर 4 है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा जिससे संबंधित 50 प्रश्न है, यह टॉपिक है तरंग, दर्पण और आधुनिक भौतिक। इससे संबंधित 50 प्रश्न रहने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने सभी साथियों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके भी बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 1 की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, किस तापमान में सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान हो जाता है। मतलब आपको बताना है कि ऐसा कौन सा मान है, ऐसा कौन सा तापमान है जिस पर सेंटीग्रेड पैमाना और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है। तो -40 डिग्री पर दोनों पैमाने समान मान हो जाता है, अर्थात सी विकल्प इस पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपभोग का मान होगा। 1 यूनिट होगा, 100 किलोवाट घंटा होगा, 10 यूनिट होगा या 10 किलोवाट घंटा होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 10 यूनिट होगा, अर्थात सी विकल्प हमारा सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न क्रमांक 3 है, एक्सरे की खोज किसने की थी या एक्सरे का शोधक कौन था। तो एक्सरे की खोज की थी रोएंटजन ने। हमारा करेक्ट आंसर विकल्प डी के साथ रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न क्रमांक 4 है, एक्स किरणें किसे पार नहीं कर सकती। एक्स किरणें किसे पार नहीं कर सकती है। तो एक्स किरणें मानव अस्थि को पार नहीं कर सकती है। सही आंसर हमारा बी विकल्प रहेगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न क्रमांक 5 है, सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है। बताना है सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो 25 सेंटीमीटर आपको याद रखना है। विकल्प बी हमारे 5वें प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। परमाणु बम की खोज किसने की। परमाणु बम की खोज किसने की थी। तो ऑटो हॉर्न, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। पानी का वाष्पोत्सर्जन है। पानी का वाष्पोत्सर्जन यह कौन सा परिवर्तन है। तो यहाँ पर ऊष्माशोषी परिवर्तन, विकल्प बी हमारे 7वें प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न क्रमांक 8 है, यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ के एक टुकड़े को एक बर्तन में मिलाया जाता है जिसमें पानी जो है वो कितने डिग्री सेल्सियस पर है, 0 डिग्री सेल्सियस पर है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोई बर्फ नहीं पिघलेगी, अर्थात सी विकल्प हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। दाब बढ़ाने पर दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा। दाब बढ़ाने पर याद रखिए बर्फ का गलनांक घटता है। सही आंसर हमारा विकल्प ए के साथ रहेगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 10। बायल के नियम का सूत्र है। तो बायल के नियम का सूत्र आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 दे रखा है, एक कृष्णिका उत्सर्जित करता है। एक कृष्णिका उत्सर्जित करता है सभी तरंग दैर्ध्य का विकिरण, अर्थात विकल्प ए हमारे इस प्रश्न संख्या 11 का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 दे रखा है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू जो होता है वो चमकहीन होता है। तो इसका कारण क्या है। तो इसका सीधा सा कारण जो है वह कौन सा हो जाएगा। तो इसका कारण जो रहेगा वो इसका कारण परावर्तन होता है। विकल्प बी हमारे इस 12वें प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 13 देखिए, किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखती है। किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की जो आभासी गहराई होती है वह वास्तविक गहराई से कम दिखती है। इसका कारण क्या है। तो इसका कारण क्या रहेगा, अपवर्तन रहेगा। विकल्प ए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14। तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है, इसका कारण क्या है। तो आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में
बिजली की जो तड़ित की जो चमक होती है उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है, तो इसका कारण जो होता है वह ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होता है। सही जवाब आपका विकल्प सी रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण होगा। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण जो होगा वो कितने डिग्री का हो जाएगा? तो 0 डिग्री का होगा। विकल्प बी हमारा सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की आवर्धन क्षमताएं क्रमशः m1 एवं m2 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी? तो उसकी आवर्धन क्षमता जो हो जाएगी m1 गुणित m2 हो जाएगी। विकल्प ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 दे रखा है, एक आदमी 10 मीटर से अधिक की दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है। एक आदमी है जो 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? आपको यहाँ पर बताना है कि उसके अंदर कौन सा दृष्टि दोष होगा। तो उसके अंदर जो दृष्टि दोष होगा वो मायोपिया हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18। एक मनुष्य को 75 सेंटीमीटर दूरी तक नहीं दिखाई देने पर कौन सा दृष्टि दोष होगा? एक व्यक्ति यहाँ पर 75 सेंटीमीटर की दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, तो यहाँ पर दृष्टि दोष कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर दृष्टि जो दोष जो होगा वो हाइपरमेट्रोपिया होगा। विकल्प बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। और हाइपरमेट्रोपिया को एक और नाम से आपको बता अगर पूछा जाए तो ये दूसरा इसका नाम होता है दूरदृष्टि दोष। कौन सा होता है? दूरदृष्टि दोष भी आपको याद रखना है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 19। दर्पण बनाने में निम्नलिखित में से किसे उपयोग में लाया जाता है? आपको बताना है कि दर्पण बनाने में किसका उपयोग किया जाता है या किसे उपयोग में लाया जाता है। तो दर्पण बनाने में आपको पता है कि सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। विकल्प ए हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण होगा। तो आपको पता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपतन किरण जो है उसका मान अगर 60 डिग्री है, तो परावर्तन कोण का मान जो होगा वो भी कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। अर्थात विकल्प सी हमारे प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर हो जाएगा। राइट, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तो उसके तरंगदैर्घ्य के द्वारा निश्चित किया जाता है। यहाँ पर सही जवाब हमारा विकल्प सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 दे रखा है, यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? यदि वायुमंडल नहीं होगा तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो काले रंग का दिखाई देगा। विकल्प ए हमारा राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 23। वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। प्रश्न संख्या 23 है, आकाश का रंग प्राय नीला दिखाई पड़ता है। आकाश का रंग प्राय नीला दिखाई दे पड़ता है, उसका कारण क्या है? उसका कारण होता है प्रकीर्णन के कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। सही जवाब हमारा विकल्प बी रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 24। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एक्टियोमीटर हो जाएगा। विकल्प सी हमारा सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लिया जाता है? कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लिया जाता है? तो याद रखना है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाते हैं? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है कैमरे में। सही जवाब हमारा विकल्प ए रहेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 से निम्न में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? हमें बताना है
कि किसका प्रयोग मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति किया जाता है, तो यहाँ पर अभिसारी लेंस जो होगा इसका प्रयोग मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में किया जाता है। सही आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा। क्लियर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। ध्वनि तरंगे होती है, ध्वनि तरंगे है तो ध्वनि तरंगे जो है वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। सही जवाब आपका विकल्प ए रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 है निम्न माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक है। किस माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होगा, तो जो ठोस धातु होगी उसमें ध्वनि का वेग सर्वाधिक होगा। सही उत्तर हमारा विकल्प डी के साथ रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। ऑप्टिक फाइबर को आमतौर पर किसमें प्रयोग किया जाता है। ऑप्टिक फाइबर को आमतौर पर किसमें प्रयोग किया जाता है, तो इसका आमतौर पर प्रयोग संचार में किया जाता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 है किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है। किस कारण से हवा का जो बुलबुला होता है वो पानी के अंदर चमकता हुआ नजर दिखाई देता है, तो इसका कारण होता है पूर्ण परावर्तन के कारण से ऐसा होता है। सही आंसर हमारा ऑप्शन डी रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 31। वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है। याद रखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। वायु में ध्वनि का वेग अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको याद रखना है 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है, अर्थात विकल्प ए हमारा सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। निम्नांकित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है। किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, तो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। सही आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। जब लाल का सबसे ज्यादा है तो बैंगनी का सबसे कम हो जाएगा। इसका राइट आंसर बैंगनी ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर उठते हैं। प्रश्न संख्या 34। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति नहीं सुन सकता है, तो ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा कौन सी है जिसके ऊपर की ध्वनि को व्यक्ति नहीं सुन सकता है, तो 95 डेसिबल से अधिक की ऊपर की जो ध्वनि होती है उसको नहीं सुन सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। मोटर वाहनों में पश्य दृश्य मतलब पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो वाहनों में आपने देखा होगा कि पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सही आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। एक ओर बंद और एक तथा दूसरी ओर से खुली एक पाइप देगी। एक ओर से बंद है और दूसरी ओर से खुली अगर एक पाइप है तो उसके हार्मोनिक्स जो होंगे वो कैसे होंगे, तो सभी विषम हार्मोनिक्स होंगे, अर्थात सी विकल्प हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न बहुत ही सिंपल प्रश्न है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, सभी को पता है इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न आ गया है, 7 ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 देखिए, एक टीवी सेट को संचालित करने के लिए टीवी रिमोट कंट्रोल निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है, तो इसमें रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी सही जवाब इस प्रश्न का रहेगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 39। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी। पीली रोशनी में अगर एक गहरी नीली वस्तु रखेंगे तो वो कैसी दिखाई देगी, तो वह काली दिखाई देगी। सही आंसर हमारा राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन डी रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 40। फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है। फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक कौन सा हो जाएगा, तो सिल्वर ब्रोमाइड जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही आंसर इस प्रश्न का रहेगा। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है 41। फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से क्या है, तो हाइपो जो है यह रासायनिक रूप से सोडियम थायोसल्फेट है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 42। पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करता है, तो सभी जानते हैं कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित ओजोन परत करता है।
राइट आंसर इस प्रश्न का 41 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43 नंबर प्रश्न है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो जो वर्ग सबसे कम विचलित होता है वह रंग कौन सा है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या बताना है। तो श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो किस रंग का जो विचलन होता है वो सबसे कम होता है। तो लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 44, इको साउंडिंग एक तकनीक है जिसका प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो इसका प्रयोग किया जाता है सागर की गहराई को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। प्रश्न संख्या 45 देखिए, इसमें दे रखा है विद्युत चुंबकीय तरंगों में से कौन सा तरंग दैर्घ्य सबसे लंबा है। तो यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगों में कौन सा तरंग दैर्घ्य सबसे लंबा हो जाएगा। तो 3.66 गुणित 10 की घात 3 मीटर अर्थात विकल्प ए हमारा सही आंसर रहेगा। सब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46, सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन सी है। तो गामा किरणें होती है सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें। तो राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 47, ऐसी तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है कहलाती है। ऐसी तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है वो क्या कहलाती है। तो उनको अनुदैर्घ्य तरंगे कहा जाता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 48, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य के प्रकाश को कितना समय लगता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 मिनट 19 सेकंड का लगभग समय लगता है। विकल्प बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 49, छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला यंत्र है। तो छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए जो उपयोग में लाया जाने वाला यंत्र होता है उसको कैलिडोस्कोप कहा जाता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए रहेगा। और साथियों आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 50, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण से होता है। तो पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ने का जो कारण होता है वह डॉपलर प्रभाव के कारण से ऐसा होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों आज के इस वीडियो में हमने महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूं 50 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने सभी साथियों तक। और इसके बाकी अगर 3 पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर आप इसके बाकी 3 पार्ट भी देखकर फिजिक्स की बहुत ही शानदार और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी आप अगले नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।